वक्त आ गया है कि कार्यक्रम को नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ाएं। वो कार्यक्रम जहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, वो मंच जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाते हुए और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को बचाते हुए किस तरह से प्रदेश को विकास की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और जो हमारा अगला सेशन है उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, जो लगातार स्लोगन आपको सुनने को मिल रहा होगा। हमारे अगले सेशन का नाम है गढ़त है नवा छत्तीसगढ़। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर अभिषेक शुक्ला। आप दोनों को ही मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, मैं स्वागत करना चाहूंगा सीएम सर का कि मंच पर आएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें छत्तीसगढ़ के मुखिया कक्का भूपेश बघेल जी का। एक विधायक चुना जाता है, पार्टी अध्यक्ष बनाती है, जिम्मेदारी सौंपती है और बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है सूबे की। उसके बाद उनको कैंपेन के लिए तमाम प्रदेशों में भेजा जाता है और वो पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में सामने उभरते हैं। प्लीज वेलकम भूपेश। और ये जो सीरीज है, पिछली पूरी एक समीकरण जो बनती है, आप इसका मूल्यांकन, आप इसका सरलीकरण कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक यात्रा के बारे में आपने चर्चा की, तो इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी ने जब जब मुझे जो काम दिया उसको मैंने ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन किया। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, पार्टी से मैंने कभी कोई मांगा नहीं। जिम्मेदारी आज तो आप स्टार कैंपेनर हैं, आप असम में दिखाई पड़ जाते हैं, अभी हमको हिमाचल में दिखेंगे, मैं जहां जहां होता हूं यूपी में भी दिख रहे थे आप, तो एवरीवेयर भूपेश बघेल भूपेश बघेल। जब हम लोग युवा कांग्रेस में थे तो झंडा बांधने काम करते थे। विद्याचरण जी, श्यामा चरण जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, ये बड़े नेता होते थे। हम लोग जिंदाबाद नारा लगाते, झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। और वहां से जो यात्रा शुरू हुई तो फिर दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, फिर जोगी जी के मंत्रिमंडल में रहे, फिर विपक्ष में आए तो उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली, फिर पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया। तो वो जिम्मेदारी अब पार्टी कहते हैं कि भाई इन प्रदेशों में। भूपेश जी बघेल जी, फिर इतना आसान भी नहीं है, जितना आसानी से आपने सब समझा दिया कि पार्टी ने ये कर दिया ये कर दिया, लेकिन आप सब तरफ से सबको चित करके एकदम सामने खड़े हो जाते दिखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुख्य धारा में बने रहिए और काम करते रहिए। मूल्यांकन ऊपर नेता लोग करते ही हैं और अवसर मिलता ही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वो अवसर मिला और आज जिस मुकाम में पहुंचा हूं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के नेताओं का, सोनिया जी का, राहुल जी का बड़ा योगदान रहा है। यदि वो अवसर नहीं देते तो मैं यहां थोड़ी पहुंचता। राइट, अवसर आपको मिला और आपने कहा कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ूंगा, और गढ़ भी रहे। छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र आप छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, अब तो देश भर में भी कई जगहों पर होती है। क्या आपका छत्तीसगढ़ का मॉडल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में, देश के सामने। उन समस्याओं को आप किस प्रकार से आप उसका निराकरण करते हैं। पूरे देश में जो मवेशी है समस्या बन गई थी, गाय एक समस्या के रूप में आई, मॉब लिंचिंग तक हुआ, लोगों की हत्याएं तक हुई। राइट, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान कहीं ढूंढा गया तो छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया। कॉपी नहीं किया आपने कहीं से? कॉपी क्या, इसका अनुसरण सब प्रदेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, सब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आपने सवाल तो ठीक किया, क्या आपका एक मॉडल है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, लेकिन ये गुजरात विकास मॉडल से किस तरह से फर्क है? गुजरात का भी एक विकास का मॉडल है उनका, तो छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है
गुजरात के विकास के मॉडल, क्योंकि आप गुजरात में भी दिखाई देंगे, हिमाचल में भी दिखाई देंगे। जी, गुजरात मॉडल 2014 में बहुत इसकी तेजी से पूरे देश भर में प्रचार किया गया, गुजरात मॉडल, और सब लोग गुजरात मॉडल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दिए। 8 साल बीत गए साहब, लेकिन गुजरात मॉडल टार्च लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलता। लेकिन प्रदेश तो जीतते हैं वो। देखिए, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और मांगते किसी और आधार पे वोट मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आप स्वीकार नहीं करते हैं। गुजरात मॉडल के बारे में कहें तो हमने अभी तक के 8 सालों में क्या देखा? एक नोटबंदी देखा, दूसरा जीएसटी देखा, तीसरा लॉकडाउन देखा, चौथा सड़कों पे किसानों को संघर्ष करते और प्राण गंवाते हुए देखा, और अब जो देख रहे हैं अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूं, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कर सकता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है, और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। आज हम चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम ये यदि कहते हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना करते हैं तो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो जो गौ पालक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यदि लघु वनोपज संग्रहण की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की बात करें तो वनवासियों, आदिवासियों और वहां जो रहने वाले लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, जो लोगों को अधिकार संपन्न के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। दूसरे तरफ गुजरात मॉडल या भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये है कि लोगों के जेब से कैसे पैसा निकालना है, चाहे डीजल के भाव बढ़ा के हो, चाहे पेट्रोल के भाव बढ़ा के हो, चाहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा के हो, चाहे खाद के शार्टेज या उसकी कीमत बढ़ा के हो, चाहे उसके भावनात्मक शोषण करने की बात हो। ये गुजरात का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। मैं इस सवाल पे फिर से लौटूंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछा जाता, जब चुनाव हुए पिछले, आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की 2 जगह और बनी, लेकिन अब एक जगह है, दिखती है, राजस्थान। आप बाकी जगह से आके कैसे निकल गए? मैंने यही सवाल पूछा था कि बाकी जगह भी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के ही हैं वो भी, लेकिन आपकी चर्चा ज्यादा है, जहां चुनाव होता है आपको स्टार कैंपेन। तो नाउ आप कांग्रेस में एज अ पार्टी में आपका कद, रुतबा, भाई साहब चमक, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं खुद? क्यों आपको स्वीकार करने में क्या, जब आप इतनी चीजें योजना कर रहे हैं? इस बात को तो पार्टी बता पाएगी, या वहां के जो प्रदेश के नेता है वो बता पाएंगे, या कार्यकर्ता बता पाएंगे। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कैसे अपने आप का आकलन कर सकता हूं? एक बड़ा कारण इसका यह भी है कि बोलते हैं बीजेपी के हथियार ही आप उस पर इस्तेमाल कर देते हैं। जी, बीजेपी का हथियार ही आप इस्तेमाल करते हैं। राम वनगमन की बात कर लें, या कश्मीर फाइल उठा तो आपने कह दिया कि चलो कश्मीर फाइल दिखाते हैं सभी को, या भेंट मुलाकात आमतौर पर विपक्ष पूरे प्रदेश में घूमता है, उसकी जगह आप ही पूरे प्रदेश में इस वक्त दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनके पास तो कोई विचार है ही नहीं, तो काफी करने सवाल नहीं उठता। यदि ग्राम स्वराज्य की बात करें तो गांधी जी का है, भूमि सुधार की बात करें तो विनोबा जी का है, यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो नेहरू जी का है, बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, लोगों का अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, वन अधिनियम की बात करें, पर्यावरण अधिनियम की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की बात है। आप तो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं, जितने उद्योग बने उसको बेच रहे हैं। अब तो बैंक का राष्ट्रीयकरण, कल बैंक के सब पदाधिकारी मेरे पास आए थे, बोले अब बैंक का निजीकरण किया जा रहा है। जो 1969 में इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और आम जनता के लिए बैंक के दरवाजा खोल दिए, और उसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया। और अब भारतीय जनता पार्टी वो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, सबके जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश। अब वो सबको आप बेच दे रहे हो, जितने सार्वजनिक उपक्रम बेच दे रहे हैं, बैंक को आप निजीकरण कर दे रहे हैं, तो इसके कारण से जो लोग रहेंगे तो फिर उसमें आरक्षण वो इसलिए कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटकर, कहा ना उन्होंने कि पार्टी कहती है बीजेपी कि वो रेवड़ियां बांट के चुनाव नहीं जीता जा सकता,
मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो पेंशन स्कीम है जो 2004 से बनती, आपने 2004 की पेंशन बहाल कर दी, झारखंड में होने जा रही है, राजस्थान में तो कांग्रेस शासित है वहां हो रही है। लाएंगे कहां से अर्थ? क्या जी? अर्थ कहां से लाएंगे? फाइनेंस कैसे आएगा? और आज तक के देश में 2004 के पहले जितने लोगों को पेंशन दे रहे थे कांग्रेस की सरकारें, तो उनको पेंशन मिल तो रहा था ना। अटल जी ने उसको बंद कर दिया। अब सवाल इस बात का, हम तो 60 साल के बाद भी लोगों की चिंता कर रहे हैं, उसको बुढ़ापा ठीक चले, उसके घर के बेटे बहू नाती पोता भी बुजुर्ग को सम्मान करे, तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो, इसकी चिंता हमारी है। ये तो भरी जवानी में इसको भूतपूर्व कर रहे हैं। शादी नहीं हुई साहब, मतलब यह है कि 17 साल से 21 साल का जवान जाएगा, अग्निवीर में भर्ती होगा, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा, शादी कार्ड में छापेगा। 21 साल में वो और नीचे लिखेगा नो पेंशन, नो रैंक, नो पेंशन। बहरहाल आप इसको ऐसे रख सकते हो, पर उनको समीकरण वो ऐसे रखते हैं कि 21 साल की उम्र में 12 लाख रुपए। एक शादी करेगा, रिसेप्शन देगा, 12 लाख तो समाप्त हो गया सब। फिर उसके बाद क्या? आपने अभी कहा जी कि बीजेपी का कोई विचार नहीं। कहां है बताइए? वो कहते हैं आपका विचार है और आप तुष्टीकरण करते हैं। हमारे विचार हैं। देखिए, हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम तो भारतवर्ष के जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करने वाले लोग हैं। आप देखिए अहिंसा की बात, अहिंसा को महात्मा गांधी ने नहीं कही, भगवान बुद्ध ने कही। अनेकांतवाद कोई गांधी जी का दर्शन नहीं है, ये दर्शन महावीर का है। सभी किसी भी पंथ से, किसी भी तंत्र से आप प्रार्थना करिए, एक ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये गांधी जी ने नहीं कहा, इसको कहने वाले कौन है? परंपरा। स्वामी विवेकानंद और उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा। ये परंपराएं हैं, 2500 साल पहले जिन बातों को बुद्ध ने, महावीर ने, और आज 300-400 साल पहले जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी जो बात कही है, उसका कोई प्रतिनिधित्व करता है तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी हमारे आइडियोलॉजी है, और वो यदि दर्शन, यदि आपको तुष्टीकरण लगता है तो हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन यही भारत की परंपरा है। और फिर आप यदि भारत की उस परंपरा को नहीं मानते जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, भाषी, बोली, संस्कृति को सबको सहेज के नहीं रखेंगे, तो आज श्रीलंका में क्या स्थिति हुआ? वहां केवल सिंहली चलेगा, यही बात आपने कही ना। वहां जो गैर सिंहली है वो नहीं चलेगा, उसमें मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें हिंदू है, उसमें तमिलनाडु के लोग हैं, सबको आपने दबाया, कुचला, मारा, पीटा। वहां वन ऑफ द रीजन और उसके बाद क्या हुआ? आज क्या स्थिति है? जो गोडबाया उनका हीरो था, जिसके पीछे भागते थे, अब लोग को देख के भाग गए, अब वो दुनिया में जगह खोज रहा है। तो आप क्या देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो वही करें ना कि रेवड़ियां मत बांटिए, फ्रीबीज। हाँ, तो कहां हम रेवड़ी बांट रहे हैं? अधिकार संपन्न बनाने, पिछले सरकार में रेवड़ी बांटने का काम होता था। जैसे मोबाइल बांटने का, देखो आवाज आ गई, जूता चप्पल बांटने का, टिफिन डब्बा बांटने का काम हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो मेहनत है उसका सम्मान कर रहे हैं। जैसे किसान यदि मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, दिन रात, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसकी मेहनत की कीमत मिलना चाहिए। और इसलिए देश में सबसे ज्यादा कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 2500 रुपए क्विंटल धान और गन्ना 355 रुपए क्विंटल। ये कहीं नहीं मिल रहा है। आपने तो गोबर तक भी वो कर दिया। हाँ, तो गोबर भी मेहनत से ही बीना जाएगा भाई। गोबर उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। राम को लेकर भी आप बोलते हैं बीजेपी के राम अलग है, हमारे राम अलग है। बिल्कुल अलग है साहब। ये कैसे हो सकता है? राम तो एक ही है, सबके हैं। अलग अलग
हर व्यक्ति का राम अलग है। एक राम तो दशरथ का बेटा, वो कबीर का है। कबीर का है ना, कबीर का अलग राम है, तुलसी का अलग राम है, किसान का अलग राम है, मजदूर का अलग राम है। बघेल साहब का राम कौन है? हैं? मेरे राम तो वो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है, हमारा तो रिश्ता था। और जब मैं भगवान राम के, मैं सोचा था अपने भांजा के गांव जा रहा हूं, वहां के मुख्यमंत्री ने मुझे गिरफ्तार कर लिए, एयरपोर्ट में जमीन में बिठा दिए थे। मैं अपने भांजा राम से मिलने जा रहा था। जब इतना सब क्लियर है, इतना सरल है, इतने फोकस्ड है, तो हार क्यों रहे हैं बाकी जगह कांग्रेस? देखिए, ये तो क्या है कि बुखार जब चढ़ता है ना तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। जब बुखार उतरता है ना तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। आज हिटलर को जर्मनी में कोई याद नहीं करना चाहता, जर्मनी के लोग। आज श्रीलंका में गोडबाया को कोई याद करना नहीं चाहता। इस बात को समझ लीजिए। और यही कह रहा हूं, हमारा जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है, जो बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महावीर, रामकृष्ण परमहंस से चली हुई परंपरा है। ये परंपरागत राष्ट्रवाद है हमारा, कांग्रेस का। इनका राष्ट्रवाद है वो मुसोलिनी का, हिटलर का राष्ट्रवाद है, जो बीएस मुंजे लेकर आए थे, बैंड और टोपी। और उन्होंने कहा कि अब ये शब्द जो है शब्दावलियां हटा दी है उन्होंने, तानाशाह, ये आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सदन के अंदर है भाई, यहां थोड़ी हमारे लिए थोड़ी इशारा तो आप कर ही रहे हैं ना। एक सदन की अपनी मर्यादा होती है, उसके अलग शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली अलग है। जो आप अधिकारी जो आदेश निकालते हैं उसको पढ़ेंगे तो आधी जनता समझेगी नहीं। जिसकी चर्चा अक्सर एक चीज होती है आजकल छत्तीसगढ़ में, और आप भेंट मुलाकात के दौरान भी हमने देखा था, आत्मानंद या इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह डिमांड भी हो रही है। कैसे ये दिमाग में आया और क्या लग रहा है आपको, क्या फ्यूचर होगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, शिक्षा के प्रति रुझान तो सब लोगों का रहा है। समाज के बीच में जब भी चर्चा में हम लोग बैठते थे तो सब चाहते थे कि मेरा बेटा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, लेकिन मन महसूस के रह जाते थे क्योंकि उनका जो जेब है वो परमिशन नहीं देता था कि मैं अपने बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं, उसका फीस दे सकूं, उसको यूनिफॉर्म का पैसा खर्चा कर सकूं, उसको बस का खर्चा दे सकूं। वो मन महसूस के रह जाता था। लेकिन एक बात मैंने अपने अधिकारियों से कहा, इसमें कोरोना काल के कारण से क्या है कि बाहर घूमना कम हुआ, बंगले में रहे, मीटिंग ज्यादा हुई। तो मीटिंग के दौरान जब मीटिंग समाप्त हो गई तो अधिकारियों के साथ चाय पीते बैठे रहे। तो मैंने अधिकारियों से कहा एक बात कि 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, अब तो 22 साल हो गया, मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कि एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए जिसमें आप अपने परिवार के लोगों की इलाज करा सको। क्या बात। दूसरा, एक स्कूल भी आपने नहीं बना पाया जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया और यहीं से रायपुर से शुरुआत हमने की। 3 स्कूल बनाए, फिर 52 स्कूल बनाए, फिर ये विधायक लोग बैठे, उसकी इतनी डिमांड आई कि 171 हो गया साहब। उसके बाद वो क्लासेस में जो सीट थी 40 से बढ़ा के 50 हमने कर दिया, फिर भी डिमांड बढ़ी थी, साल 76 और डिक्लेयर कर दिए। अभी जितने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूं वहां सारे बस्तर में, सुकमा विधानसभा कहें, बीजापुर कहें, दूरस्थ अंचल में, बलरामपुर चल दीजिए, जसपुर चल दीजिए, सब ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही मांग कि हमको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। दो चीजों प्रदेशों की बड़ी चर्चा होती है एजुकेशन पर, एक दिल्ली के स्कूल्स की, दूसरे छत्तीसगढ़ के स्कूल्स की। आप बेटर मानते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल सिस्टम है उससे बेटर है छत्तीसगढ़ का स्कूल? बिल्कुल हमारा बेटर है। यदि दिल्ली सरकार एक नया स्कूल बनाया हो तो बता दें मुझे। यदि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम सुधारा है तो एक नया स्कूल बनाया हो दिल्ली में, वो बता दें। हमारे छत्तीसगढ़ में हम बता देते हैं कितने स्कूल बनाए। केंद्रीय मंत्रियों का भी अभी लगातार दौरा हो रहा है, वो भी आपके टारगेट पे रहते हैं। आप सांसदों को ही बोलते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को ही बोलते आते हैं, खाली घूम कर चले जाते हैं, जबकि केंद्र का मानना है कि एक साथ कई मंत्रियों को हर महीने लगभग उतार रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या चुनाव के दृष्टिकोण से? मैं तो सबके टारगेट में रहता हूं अभिषेक जी। केंद्रीय मंत्री के विशेषकर टारगेट में हूं, भाजपा के विशेषकर टारगेट में हूं, और वो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते भी हैं। सांसद भी आए, विधायक भी आए, उनके राज्य के अधिकारी लोग भी आए,
और देख देख के गए हैं। अभी एक मंत्री 4 दिन रह के गए अभी एक ही जिले में, लेकिन दबी जुबान सब स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है वो दूसरे पदों से नहीं हुआ। बहुत जल्द चुनाव में भी जाने आप, तैयारियां तो आपने पहले शुरू कर दी है, लेकिन एक और नई पार्टी इस वक्त थोड़ा उथल पुथल मचाने के मूड में दिख रही, आप पार्टी को लेकर आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस तरीके का भविष्य? क्योंकि एक जोगी कांग्रेस थी, वो फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपने बची खुची सीट भी ले ली होंगी। आपको दिखाई दे रहा है क्या इस वक्त? आप बताइए, आपका क्या समीकरण, आप क्या नहीं, सोचते हैं? जोगी कांग्रेस का तो समझ आता है और खुद भी बोलते हैं कि अब वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के बारे में आप बात करें वो दिखाई देता है कहीं पे? तो यही बात, जब दिखाई नहीं दे रहा तो चर्चा क्यों? यही बात वो उत्तराखंड में कह रहे थे, लेकिन फायदा उसका बीजेपी को मिल जाता है। हाँ, तो उसकी बी टीम तो है ही है। वो वहां जहां जाते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, गोवा जाएंगे, अभी गुजरात जाएंगे, उत्तराखंड गए, है ना जी। तो वो वहां जाते हैं जहां भाजपा का नुकसान ना हो, कांग्रेस को नुकसान हो, वो वहीं जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं जाते। भूपेश बघेल जी, आपको भाजपा के एक चेहरे को लेकर भी आप अक्सर सवाल उठाते हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं जी, है जी, कैसे बोलते हैं आप? किसको? रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं, उसको बोलते चेहरे कैसे नहीं है? हैं, लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की है।